मोदी अमित शाह ने एक झटके में सबको निपटा दिया। नितिन नबीन के जरिए रास्ते के जितने भी कांटे थे, जो रास्ते के अंदर आ सकते थे, आगे चल करके परेशानी पैदा कर सकते थे, एक झटके में सबको साफ कर दिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नितिन नबीन कहां से निकल करके सामने आ गए, नितिन नबीन के जरिए कैसे बीजेपी ने सरप्राइज दे दिया। कुछ भी नहीं है, ये सरप्राइज नहीं है, ये इलेक्शन भी नहीं है, ये सिलेक्शन है। और जब सिलेक्शन होता है तो वहां पर सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज तो तब होता है जब बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा हो और उसमें से किसी एक की लॉटरी निकल करके आ जाए कि वाह, ये थे किस्मत वाले, ये थे धनी आदमी, आज जो है वो इनका दिन था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी पवेलियन के अंदर बैठा हुआ है, जो आदमी मैदान में आया ही नहीं, जिस आदमी ने बैट नहीं पकड़ा, जिस आदमी ने बॉल नहीं पकड़ी, और उस आदमी को मैन ऑफ द मैच मिल जाए, तो बताइए इसमें सरप्राइज वाली बात कहां है। ये तो सीधे तौर पर सिलेक्शन है। अब मैं इसको आपके सामने डिकोड करने वाला हूं, नितिन नबीन के जरिए किस तरीके से क्या कुछ खेल हुआ और नितिन नबीन के जरिए कैसे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सबको निपटा दिया, सबको। और एक झटके में रास्ते के जितने भी कांटे आ सकते थे, अब ये रास्ता कहां पर जा रहा है इस पर बात करेंगे। जितने कांटे आ सकते थे सबको साफ कर दिया। अब इस पर बात करेंगे और बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, जरा उनको देख लीजिए। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आज नितिन नबीन के जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, कुर्सी पर बैठाए गए, उस वक्त की आज की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से इन तस्वीरों के अंदर देखिए कि कैसे नितिन नबीन वो नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इस तस्वीर को रोक करके बहुत गौर से और बहुत देर तक देखने की जरूरत है। नितिन नबीन वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, हाथ जोड़े हुए पूरी तरह से, और केवल हाथ ही नहीं जोड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि रोम रोम वो जुड़ा हुआ है। और केवल आप इस फोटो के अंदर अमित शाह को या नितिन नबीन को ही मत देखिए, इस फोटो में आप बहुत सारे लोगों को देखिए। सिक्योरिटी गार्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर नितिन नबीन पर है, दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की नजर वो अमित शाह जी पर है। उधर पगड़ी पहने हुए पीछे मजिंदर सिंह सिरसा वो मुस्कुरा रहे हैं, और इधर जेपी नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान, अमित मालविया, इस तस्वीर में आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे। सवाल यह है साहब कि क्या वाकई नितिन नबीन को भी पता था कि आपकी इस तरीके से ताजपोशी होने वाली है। बहुत सारे मीम चल रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है मेरी सिलेक्शन हो गई है, ऐसे से मीम चल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को, इन कहानियों को, ये जो फोटो अब सामने आ रहे हैं, इन सब को आप बिल्कुल किनारे रख दीजिए, बिल्कुल किनारे रख दीजिए। और इत्मीनान से अगर आप थोड़ी देर के लिए एक क्रोनोलॉजी सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, इसको जरा समझिए। मैंने आज किसी से कहा कि भाई नितिन नबीन के बारे में जरा कुछ बताओ, 2-4 लाइनें। तो उन्होंने कहा कि नितिन नबीन एक अनुभवी नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं। उनकी पहली लाइन ये थी। मैंने कहा कि नहीं भाई, बात ऐसे नहीं बनेगी। नितिन नबीन वो अनुभवी नहीं है। लाइन यहां से शुरू कीजिए। राजनीति के अंदर 40-45 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। राजनीति में आप अगर अपनी पिता की विरासत को, उसको आगे बढ़ाते हुए अगर 4-5 बार जीत जाएं अपनी ही सीट पर, और वो भी विधायक का चुनाव, कोई विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, और एक विधानसभा की सीट पर आप 4-5 बार जीत जाएं, ऐसे देश भर में मुझे लगता है सैकड़ों विधायक ऐसे मिल जाएंगे जो एक ही सीट पर तकरीबन 1 दर्जन बार
जीते होंगे। ऐसे बहुत सारे। नितिन नवीन 2006 के अंदर 26 साल की उम्र में विधायक बने थे अपने पिता की मौत के बाद में, और उपचुनाव हुआ था तब बने थे। उसके बाद में उनके पिता वहां पर जीत रहे थे 4 बार से, फिर ये जीतते रहे वहां पर से 5 बार से। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा बंजर जमीन पर जाकर के हल से उसको जोत दिया और वहां पर कमल लहलाने लगा, ऐसा नहीं है। इनको चांदी की थाली और उसमें हलवा परोस करके दिया गया, बस इन्होंने उसको खाने भर का काम किया है। अब कहानी क्या है जरा इसको समझिए। नितिन नवीन आज के चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर पर थोड़ी देर बाद में बात होगी। आप 2 साल पीछे चले जाइए, तब आपको शायद कुछ कहानी समझ में आए। 2 साल पहले चुनाव 2023 का जब खत्म हुआ, विधानसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, जिसमें राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश और जिसमें छत्तीसगढ़, 3 जगह पर 3 बड़े चेहरे थे। रमन सिंह, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनांदगांव से। मैं उनकी सीट पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गया था और यह कहा जा रहा था कि ये इस बार पक्का हार जाएंगे, लेकिन वहां पर वो चुनाव जीते। उसके बाद में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिनके फेस पर, जिनके नाम पर लाडली बहना, मामा, पूरे नैरेटिव के नाम पर बीजेपी चुनाव जीत करके आई। वसुंधरा राजे, ताकतवर शख्सियत, राजस्थान की लोकप्रिय नेता, और वसुंधरा राजे वो नेता है जो राजस्थान की हर विधानसभा में खड़ी होकर के, हर विधानसभा के अंदर खड़ी होकर के कम से कम 100 लोगों के नाम ऐसे ले सकती हैं जिनको वो नाम से बुला ले, हर विधानसभा के। यानी एक एक विधानसभा में 100 लोगों की उनके साथ में डायरेक्ट 1 to 1 बातचीत रहती थी। ऐसी नेता को राजस्थान से, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से साइड कर दिया गया, बिल्कुल साइड। रमन सिंह को तो फिर भी कुछ मिला, वो कम से कम वहां पर छत्तीसगढ़ में रहे तो सही, लेकिन इनको तो छत्तीसगढ़, यहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को रखा तक नहीं, क्योंकि पता था कि शिवराज सिंह चौहान, बड़ा बरगद जब तक हटेगा नहीं, बड़ा बरगद कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक छोटे पेड़ निकल करके सामने नहीं आएंगे, छोटे पौधे वो फले फूलेंगे नहीं। ये एक तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ। और इसके बाद में राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे इतनी ताकतवर, इतनी कद्दावर, और उनके सामने भजनलाल शर्मा को पेश कर दिया। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक। आपको कुछ कहानी समझ में आई? चलिए एक थोड़ी सी कहानी आपको गुजरात की सुनाते हैं। गुजरात की कहानी, और गुजरात की कहानी में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ही चलते रहे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़ी जोड़ी थी, ताकतवर जोड़ी थी, गुजरात में बनी रही। लेकिन उसके बाद में एक भी नाम आप ऐसा बता दीजिए जो गुजरात के अंदर बहुत स्थापित नाम हो और जिसको गुजरात में ताकत देने का काम किया गया हो। 2 बातें मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए। स्थापित नाम हो और जिसको ताकत भी दी गई हो। या तो ताकतवर नहीं है या स्थापित नाम नहीं है। वसुंधरा राजे बहुत स्थापित नाम है लेकिन ताकत नहीं दी गई। शिवराज सिंह चौहान वो आ गए दिल्ली तो बुला लिया दिल्ली। वसुंधरा राजे वो दिल्ली आने के लिए भी तैयार नहीं थी तो ठीक है छोड़ दिया। ये कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की राजनीति को बताता है। गुजरात में जो हुआ है कि नरेंद्र मोदी के बाद में एक भी ताकतवर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो गुजरात को अपने दम पर जिता सके। जिताने की बात छोड़िए आप, 40-50 सीटें, 30 सीटें, या यूं कहूं कि 20 सीटें अपने दम पर ला सके, ऐसा कोई नेता आपको दिखाई देता है गुजरात के अंदर? अभी जो मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूं, आप जरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, इस बात को लेकर के हर किसी को डाउट है। अभी अभी गुजरात में चंद दिनों पहले ही पूरी कैबिनेट बदल दी गई, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया। मुख्यमंत्री को छोड़ दिया गया कि बहुत सॉफ्ट उनकी छवि है, कहीं लोग अति के चक्कर में नाराज ना हो जाए, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर एक युवा नेता है,
उनको पूरी तरह से बोल दिया गया कि अब आप हो जाइए, इनको हटा देंगे। तो जो गुजरात में हुआ वही पूरे देश में, और ये नरेंद्र मोदी का पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है। और वो गुजरात से, अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो उनकी जड़ों को समझिए, गुजरात में उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की है उसको समझिए, फिर आपको नितिन नवीन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। गुजरात के अंदर जो कुछ किया, एक इतना बड़ा गैप, और उसमें तो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब हर हफ्ते हर महीने वो फाइल मंगवाते हैं और फाइल मंगवा करके काम देखते हैं और अगले महीने का अगले हफ्ते का काम दे देते हैं कि ये काम करिए। गुजरात के बारे में सियासी गलियारों में इस प्रकार की चर्चा होती है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि जो गुजरात में हुआ कि मोदी साहब थे, ताकतवर थे, दिल्ली आ गए, इतना बड़ा फेस था, इतनी बड़ी ताकत अपने आसपास अपने इर्द गिर्द खड़ी की, लेकिन उसके बाद में गुजरात में कोई दूसरा ऐसा नेता खड़ा नहीं होने दिया जो अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाए। अब आपको कुछ कहानी समझ में आ रही होगी। यानी जिस जगह से आए उस जगह पर भी इतनी इनसिक्योरिटी है, जबकि उस जगह वापस नहीं जाना है। गुजरात में नरेंद्र मोदी कभी वापस नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। अमित शाह वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी नहीं जाएंगे, ये भी सच्चाई है। लेकिन उस गुजरात में भी जहां से निकल करके आए हैं, उस गुजरात में भी कोई स्थापित नेता हो नहीं पाया। चाहे वो आनंदीबेन पटेल थी, चाहे वो विजय रूपानी थे, चाहे अभी भूपेंद्र पटेल, कोई ऐसा नेता वहां पर स्थापित हो नहीं पाया कि जो गुजरात में ताकतवर नरेंद्र मोदी के जैसा लोकप्रिय हो जाए या नरेंद्र मोदी की तरीके से, जबकि पूरी ताकत है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो ये कहे कि मोदी जी को काम नहीं करने दे रही है। मोदी जी यही आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो आप काम करवाने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे काम करने वाले आपने नीचे बैठाए हुए हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सारी बातों को आप समझेंगे तो आपको तस्वीर समझ में आएगी। अब जरा इस लाइन को सिर्फ एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर गुजरात जहां से वो आते हैं, अगर वहीं पर किसी को नहीं रहने दिया या वहीं पर कोई स्थापित नहीं हो पाया, तो जहां वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जहां पर चारों तरफ से लोग उस कुर्सी को, प्रधानमंत्री कुर्सी को देखते हैं कि कहीं हमारी एक बार तो बारी आ ही जाए। चाहे उसमें नितिन गडकरी हो, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उसमें शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उसमें राजनाथ सिंह हो। हालांकि इसमें कई नाम ऐसे हैं जो तब तक शायद रिटायरमेंट की भूमिका में आ जाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट आए। जैसे राजनाथ सिंह का दौर उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी से पहले ही राजनाथ सिंह का दौर खत्म हो जाएगा। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपको याद है 2014 के आसपास में मार्गदर्शक मंडल, एक ये शब्द सुनाई दिया होगा आपको, बाद में बहुत पॉपुलर हुआ ये शब्द। वो 1.0 मार्गदर्शक मंडल था जिसमें मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी साहब, फिर उसके बाद में उमा भारती, फिर उसके बाद में सुमित्रा ताई, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। और इसके बाद में अब मार्गदर्शक मंडल 2 आएगा। अब यहां पर मोदी जी जवान हैं, अमित शाह भी जवान हैं, बाकी सब बुजुर्ग हैं, और बाकी सब वो बुजुर्ग चले जाएंगे मार्गदर्शक मंडल 2 में। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि एक चेहरा है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक चेहरा है जिसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, और वो है योगी आदित्यनाथ का चेहरा। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी अपनी पहचान है, जिनके पीछे अपना एक वोट बैंक है। जैसे मैं गुजरात को लेकर के कह रहा था, भूपेंद्र को लेकर के, कि वो 20 सीट नहीं जिता पाएंगे अपने बलबूते पर। वो अपनी सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मामले में ये नहीं कहा जा सकता।
योगी आदित्यनाथ वो 20 सीट तो छोड़िए, वो आज भी कम से कम 70-80 सीटों के नेता तो जरूर है। 70-80 सीटें कम से कम उनके कहने से, मोदी जी अगर पूरी ताकत भी लगा दे हराने के लिए, तब भी 70-80 सीटें कहीं नहीं गई कि वो अकेले अपने दम पर ले आए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनको हटा नहीं सकते हैं उनका कद तो कम हो सकता है। किसी ने कहा कि मुंशी, मुनीम, राजदार, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सब जानते हैं। उनके पास में आपके चाहे अनचाहे हर प्रकार के खुलासे उनके पास में होते हैं, उनको दूर नहीं कर सकते हैं। एक होता है बहुत ताकतवर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जिनको हटाने से आपको नुकसान हो जाएगा, तो उनके कद को कम किया जाता है, उनके पर कतरे जाते हैं। और ऐसे में वहां पर भी पंकज चौधरी को बैठा दिया। पंकज चौधरी वो शख्स जो बगल के जिले से ही बिल्कुल, और महाराजगंज अभी तो जिला बना, उससे पहले तो गोरखपुर में ही था। जब वो खुद पार्षद बने, जब उन्होंने खुद अपनी राजनीति की शुरुआत की, तब तो वो गोरखपुर के ही नेता थे। अब उन दोनों नेताओं को एक साथ आप लखनऊ में बैठा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया कि देखिए भैया, ये भी बैठे हुए हैं, आपके बगल में है ये। और दूसरी तरफ नितिन नबीन को ला करके बता दिया गया कि जो कुछ नहीं हो सकता है, जो कभी नहीं हो सकता है, जिसके बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि नहीं इतना बड़ा उलटफेर तो नहीं हो सकता है, उतना बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। वो एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, कहीं पर तीर कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कुछ वैसा ही है। अब जरा आप देखिए 2014 से पहले जो बीजेपी की फेहरिस्त थी, बीजेपी के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, वेंकैया नायडू बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, लेकिन 2014 के बाद में जेपी नड्डा साहब, जिनको हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से एक लाइन नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद में नितिन नबीन, यानी एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स को आप इतनी जिम्मेदारी दे दो, एक ऐसे शख्स को आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा दो कि उस शख्स को खुद यकीन ना हो, या वो शख्स खुद एहसान के तले दबा रहे। नितिन नबीन का किस्सा कुछ इसी तरीके का है। नितिन नबीन के जरिए एक तरीके से बता दिया गया कि बिल्कुल यस मैन वाला आदमी चाहिए। आप सोचिए कि नितिन नबीन कभी सपने में भी अमित शाह जी को डांट लगा सकते हैं? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जरूर डांट लगा सकता है कि यह फैसला आपने गलत लिया, लेकिन कोई फैसला ऐसा जो अमित शाह लें और नितिन नबीन कभी सपने में भी जाकर के उनको डांट लगा पाए कि नहीं ये फैसला गलत है। हालांकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत ताकतवर नेता, निचले स्तर पर जरूर होता है कि कोई किसी को हरा दे, कोई किसी को ये कर दे, कोई किसी को वो कर दे, लेकिन अगर ऊपर से आदेश आया है और ऊपर से कहा गया है कि इस सीट पर पर्टिकुलर ये जीतना चाहिए, तो फिर उस सीट पर जो स्थापित नेता होता है उसकी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि उसका विरोध कर पाए। राजनीति में लोगों को, नए लोगों को लाना चाहिए। नए लोग राजनीति में आएंगे, जाहिर सी बात है नई ऊर्जा, नई ताकत तभी आएगी। और कहीं पर भी अगर आप नए लोगों को नहीं आने देंगे तो जाहिर सी बात है जो पुराना पानी है वो बदबू करने लग जाता है। लेकिन अगर आप नए लोग वो लेकर के आ रहे हैं जो क्लोन की तरीके से काम करेंगे, तो फिर बताइए फिर क्या ही नयापन है? फिर उसमें क्या नयापन है? अगर आप क्लोन तैयार करके दे रहे हैं तो फिर राजनीति के अंदर आप किस तरीके से पूरा ताना बाना सेट कर रहे हैं, इस बात को जरा समझ लीजिए। कुल मिलाकर के नितिन नबीन जी की कहानी वो आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि नितिन नबीन के बारे में जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उन सब को धता बताते हुए
वो कुछ कर पाए, और अगर वो कुछ कर पाएंगे तो वाकई हम ये कहेंगे कि हम गलत थे। बाकी आप लोग बताइए, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।